हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स क्या है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वर्किंग कैपिटल जो होती है डे टू डे रनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें डे टू डे बिज़नेस को चलाना है उसके लिए जो हमें शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कह देते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि वर्किंग कैपिटल जो है हमें कितने डेज़ के लिए चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, रिवॉल्विंग कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या होता है कि हम करंट एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये जो करंट एसेट्स होते हैं ये अपनी फॉर्म चेंज करते रहते हैं। जैसे पहले कैश है, रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश गुड है, फिनिश गुड्स है, डेटर्स है, कैश है। तो इसलिए क्या होता है कि इनका जो साइकिल है सर्कुलर फॉर्म में चलता है। हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है रॉ मटेरियल के परचेज से स्टार्ट होता है, फिर सेमी फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर सेल में कन्वर्ट होता है। कुछ कैश सेल पे होती है वो तो इमीडिएटली कैश हो जाता है, अगर डेटर पे होती है तो कुछ डेज़ के बाद हमारे पास कैश आता है, और जब हमारे पास कैश आता है तो तब फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जो जितना बड़ा ये ऑपरेटिंग साइकिल होएगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होएगी, जितना छोटा ऑपरेटिंग साइकिल होएगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। उसके बाद है कि हम इस ऑपरेटिंग साइकिल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है जिसके अंदर क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट करते हैं, फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट करते हैं, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट करते हैं। जब हम चारों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और जिस तरह हम अपने डेटर को क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसी तरह क्या होता है कि जो सप्लायर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, वो भी हमें क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो हमें वो क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम पेबल डेफरल पीरियड कह देते हैं। जब हम ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट करके उसमें से पेबल डेफरल पीरियड माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। उतने डेज़ के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यहाँ पे वेरियस फार्मूलाज हैं जिनके द्वारा क्या है कि हम ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट जो फार्मूला है डैट इज़ रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। इसका जो फार्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 365 डेज या जितने भी हमें उन्होंने वर्किंग डेज बताए होते हैं। सेकेंड है वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन पीरियड। इसका मतलब होता है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस वैसे ही कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 365 डेज से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर डे की प्रोडक्शन आ जाएगी। फिर उसी तरह फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड है, यहाँ पे हम एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे लेते हैं। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे का मतलब होता है कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 365 डे से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पर डे की टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। फिर उसके बाद है रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। यहाँ पे हम एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे सन्डे डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इनका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग लेके डिवाइडेड बाय 2। टोटल सेल के अंदर से हमने देखना है क्रेडिट सेल कितनी है, क्रेडिट सेल के अंदर से हमने रिटर्न माइनस कर देनी है, उसको जब हमने 365 डे से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगी पर डे क्रेडिट सेल। उसी तरह ही हमने पेबल डेफरल पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। जैसे संडे क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल हैं, उनका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग लेके 2 से डिवाइड कर देना है। जितनी हमारी टोटल परचेज है उसमें से देखना है कि क्रेडिट परचेज कितनी है, उसमें से रिटर्न माइनस करके उसको हमने 365 डे से डिवाइड कर देना है तो हमारी आ जाएगी पर डे की नेट क्रेडिट परचेज। अब इसी को मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ।
जैसे यहाँ पे पीरियड कवर्ड है 365 डेज, सप्लायर ने हमें एवरेज पीरियड दिया हुआ है 16 डेज, जिसको हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज टोटल ऑफ डेटर आउटस्टैंडिंग है 4,80,000, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 44 लैक्स, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 100 लैक्स है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 105 लैक्स है, सेल ऑफ द ईयर जो है 1,60,000 है, और जो वैल्यू ऑफ द एवरेज स्टॉक मेंटेन्ड है रॉ मटेरियल जो है 3,20,000 है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है 3,50,000 है, फिनिश गुड जो है 2,60,000 है, जो सेल है वो 160 लैक्स है। उसके बाद है कि हमने रॉ मटेरियल को कितने डेज़ के लिए अपने पास रखना है। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाय 4400 इंटू 365, ये आ जाता है 27 डेज़। उसी तरह ही हमने वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या है कि एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो हमें दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमें दी हुई है, उसकी पर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के उससे हमने डिवाइड कर देना है, ये 13 डेज़ आ जाता है। उसी तरह फिनिश गुड्स का भी हमने कैलकुलेट कर लेना है। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें दे रखी है, उसको भी हमने 365 डेज से डिवाइड करके निकाल लेना है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड है उसकी लेंथ है 27 डेज़, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी लेंथ है 13 डेज़, और जो फिनिश गुड है उसकी लेंथ जो है 9 डेज़ है। उसी तरह जो डेटर्स है उनकी लेंथ है 11 डेज़। तो हमारी जो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है ये 60 डेज़ का हो जाता है, और जो सप्लायर हमें रिलैक्सेशन देता है एवरेज वो 16 डेज़ की है। इसका मतलब है कि टोटल हमें जो वर्किंग कैपिटल चाहिए 44 डेज़ के लिए चाहिए।